मेरा नाम राघव है। मैं बीएड किया हुआ नौकरी पेशा वाला आदमी हूँ। साथ में मेरे बड़े भाई साहब किरण कुमार भी रहते हैं। ये भी अच्छे पद पर कार्यरत हैं। हम दोनों भाई एक साथ रहते हैं। हमने शादी नहीं की। एक बाई जो हमारा सारा काम निपटाती है तथा शाम 7 बजे से हमारी साधना का वक्त हो जाता है। साधना करते हुए मैं इतना ज़रूर जान चुका हूँ कि तंत्र तथा मंत्र किस प्रकार किया जाता है, परंतु कभी कोशिश नहीं की। एक बार भाई और मैं रात के 9 बजे करीब कंप्यूटर पर एक ब्लॉग पढ़ रहे थे। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। बड़ी गंदी सी हंसी सुनाई दी, जैसे किसी कुत्ते और बच्चे के बोलने के स्वर को मिक्स करके हंसा हो। मुझे लगा इत्तेफाक से मेरे कान बजे होंगे। मैंने अपने भाई की तरफ देखा जो मेरे साथ ही बैठे थे, और वो मेरे तरफ देखे और आंखों में ही हमने बोला एक दूसरे को, क्यों सुना कुछ? और मैं पीछे मुड़ा तो वही मनुष्यत सी थी और गेट हिल रहा था। मैं दौड़ के गेट की तरफ भागा और वहाँ तक भागा जहाँ बरामदे में रात का घुप अंधेरा था। डर सबको लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे भय नहीं लगता। वो डरावनी सी आवाज़ शायद आज भी मस्तिष्क में सुरक्षित सी है, उस स्वर की छाप। मैं वापस आया और भाई से बोला, क्या था ये? बड़ा अजीब था। डरावना? वो बोले, हाँ यार, था तो बड़ा अजीब। तुम सवेरे देखना। शक्तियों के माध्यम से मैंने बोला, ठीक है। भय था कि डरावना होगा, इसलिए मैंने रात में कोई छानबीन नहीं की उस विषय में, क्योंकि उस समय मैंने ज़्यादा साधना नहीं की थी, कुछ ही सिद्धियाँ की थी। अगले दिन सुबह 7 बजे डोरबेल बजी। मैंने आंखें मलते हुए गुस्सा किया कि राधा दीदी, जो कि हमारी बाई थी, उनको भी इतना सुबह आना था। मैंने लगभग चिढ़ते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने एक 29-30 साल का आदमी खड़ा था। वो, सर, मेरा नाम अंकित है। मैं पास के ही शहर खटीमा से आया हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने पूछा, कैसी मदद? तो अंकित कहता है, क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? तो मैं कहता हूँ, माफ़ कीजिए, सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो शायद अभी भी नींद में हूँ। भाई साहब भी उठ गए थे और हमारे लिए चाय बना लाए। मैं कहता हूँ, हाँ जी अंकित जी, बताइए क्या मदद कर सकता है ये आपकी? तो अंकित कहता है, राघव जी, मैं हमारे आश्रम हरिमिलन में गुरुजी से मदद लेने गया था, परंतु उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। वहीं उनके एक शिष्य ने मुझे आपका पता दिया, तो मैं सुबह ही यहीं आ गया। मैं मन ही मन मुस्कुराया, ये सोचकर कि अब फ़ैन भी बनने लगे हैं। भाई साहब मुझे ही देख रहे थे और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उनका मन पड़ गया कि हमारी साधना के बारे में हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता। मैं भी सोच में डूब गया। अंकित कहता है, राघव जी, मेरी बीवी सोनिया 5 महीनों से पेट से है, परंतु उसे लगता है कि उसके पेट में कुछ नहीं, बस खाली पेच है हल्का। कभी कभी सोनिया उल्टी सीधी बातें करती है, रात में बाहर निकल जाती है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, परंतु कल तो हद ही हो गई। रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच मुझे उठकर पूछती है कि हमारे पैदा होने वाले बच्चे को मांस कितना लजीज होगा। ये बोलकर वो आंखें बंद करके मुस्कुरा के सो गई। मैं कहता हूँ, क्या आपकी बीवी में कोई हरकत करती है, जैसे ज़िद्दी बच्चे या शरारती बच्चे की तरह? तो अंकित कहता है, नहीं जी, लेकिन उसे कुछ महसूस होता है और भूनते हुए मांस की बदबू भी आती है। भाई साहब और मैं एक दूसरे को देखने लगे और समझ गए कि ये मामला आखिर क्या है। तभी मैं कहता हूँ, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? अंकित कहता है, सर आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप जानते हैं कि मेरी बीवी को क्या हुआ है, तभी मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं कहता हूँ, आपकी कोई मदद नहीं कर सकता,
क्योंकि जो साधना मुझे आती है उसमें भूत बाधा नहीं भगाते। आप किसी और की मदद लीजिए। तो अंकित कहता है, सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी बीवी की मदद कर दीजिए, वरना मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों ही मर जाएंगे। भाई साहब ने मेरी ओर देखा और मदद करने के लिए हाँ कहने का इशारा किया। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। अभी आप जाइए, मैं शाम को आपके घर आता हूँ। तो मैं कहता हूँ आपको एक लिस्ट देता हूँ, ये सब सामान लेते हुए घर जाइए तथा ये सामान मंदिर में रख दीजिए और अपनी बीवी को अकेला मत छोड़ना। वो चाहे कितनी भी अजीब बातें करे, क्योंकि उस पर जो शक्ति है वो उसे मारने के लिए ही उस पर आई है। बाकी मैं आपको आपके घर आकर बताता हूँ। अंकित वहाँ से चला गया और भाई साहब और मैं सोच में बैठ गए। तभी भाई साहब कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है राघव, ये क्या है? तो मैं कहता हूँ, भाई साहब आप भी जानते हैं और मैं भी, किसी ने उस औरत पर कालिया मसान किया है और इसका कोई तोड़ नहीं। आप, मैं या हमसे बड़ा कोई विद्वान भी ये कालिया मसान नहीं तोड़ सकता। इसमें 40 दिन के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। पहले मुझे लगा ये कोई कच्चा कलवा है, लेकिन भुनते हुए मांस की बदबू सिर्फ कालिया मसान होने पर आती है। भाई साहब कहते हैं, कल रात वो सब क्या था, तुमने कुछ पता किया? तो मैं कहता हूँ, भाई साहब मैं अभी उठा हूँ और अंकित से बात हुई है, नहा धोकर या शाम को देखता हूँ। तो भाई साहब कहते हैं, शाम को तो तुमको अंकित के घर जाना है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई साहब, मैं नहा धोकर अभी देखता हूँ। नहा धोकर आसन लगाकर बैठ गया तथा ध्यान केंद्रित करने लगा। मेरे सामने एक विज़न आया, कल रात वाला, जिसमें भाई और मैं कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं और हमारे पीछे कोई हंस रहा है। इस बार मैं देख पाया कि वो आखिर है तो है कौन। वो कच्चा कलवा था और मैं उसके पीछे बरामदे तक भागा। वो हंसता हुआ घर से बाहर भाग गया। मैंने भाई साहब को ये बात बताई तो भाई साहब मेरी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, हमारे घर आने का क्या मतलब? मैं कहता हूँ, भाई साहब ये तो उसे बुलाकर ही पता चलेगा। भाई साहब कहते हैं, अब उसे बुलाओगे या शाम को अंकित के घर जाओगे? मैं कहता हूँ, शाम को अंकित के घर पहुँच गया और वहाँ जाकर देखा उनके घर में बहुत मनुसियत थी, जैसे किसी मरघट में होती है। मैंने अंकित से बात करी कि आपके घर में कौन कौन है। तो अंकित कहता है, मैं, ये मेरी माता जी, ये मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, मेरी वाइफ और मेरे भाई का एक लड़का, एक मेरी बहन है जिसकी शादी हो रखी है। मैंने सबको नमस्ते की और उनके पूरे घर का चक्कर लगाया और छत का भी। फिर बैठक में जाकर बैठ गया। 5 मिनट बाद अंकित आया, मुझे नाश्ते के लिए पूछने लगा। मैंने मना कर दिया और उन सब से भी कुछ ना खाने को कहा। मैं कहता हूँ, अंकित जी, मैं आपको अभी जो बात बताने वाला हूँ, कृपया धैर्य रखिए और अपने साथ घर वालों को बुला लीजिए। थोड़ी देर बाद सारा परिवार एक साथ इकट्ठा हो गया, सिर्फ सोनिया को छोड़कर। मैं कहता हूँ, आप सब मेरी बात सुनिए और मेरी बातों का जवाब दीजिए। क्या आप काली मसान के बारे में जानते हैं? तो अंकित कहता है, नहीं। ये काला जादू होता है जो किसी व्यक्ति पर तब किया जाता है जब उसकी जान लेनी हो, और इस मसान के अगले 40 दिन के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसमें व्यक्ति को अलग अलग विज़न दिखते हैं और वो व्यक्ति खुद से डरने लगता है। आपकी बीवी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। उसके ऊपर कालिया मसान किया गया है, जिसके कारण वो दिमागी रूप से कमज़ोर हो गई है। उसको वो लोग भी दिखते हैं जो नहीं होते। जब मैं आपके कमरे में गया, वहाँ मुझे वही दिखा जो आपकी बीवी देखती है, शमशान और वहाँ जलती हुई चिताएं और साथ में खड़ी हुई कालिया मसान द्वारा छोड़ी गई शक्ति। मैंने महसूस किया उसे, और वो आपकी बीवी को ले जाकर ही छोड़ेगी। अभी मुझे नहीं पता आपकी बीवी पर यह मसान कब किया गया है, लेकिन अगर 30 दिन से ऊपर हो गए हैं तो आपकी बीवी को बचाना बहुत ही मुश्किल है। वो लोग ये लब सब सुनकर डर गए। तब महिलाएं तो रोने लगी। अंकित कहता है, सर आप कुछ भी कीजिए,
मेरी बीवी को बचा लीजिए, इस काले जादू को उस पर से हटा दीजिए। मैं कहता हूँ ये काले निशान तभी उतर सकता है जब कोई इसे अपने ऊपर ले। अंकित कहता है, सर मैं अपने ऊपर अपने बच्चों की और अपनी बीवी की अला बला ले लेता हूँ, बस आप मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, साथ ही मेरी बीवी को ठीक कर दीजिए। मैं इन दोनों के बिना नहीं जी सकता। मैं कहता हूँ, अंकित जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना ही आप, हम बस आपकी बीवी की मदद कर सकते हैं। तो अंकित कहता है, वो कैसे? मैं उसे बताता हूँ, ये कालिया मसान वही अपने ऊपर ले सकता है जिसने ये क्रिया आपकी बीवी पर की है। आप अपने घर में माता की मूर्ति के सामने एक अखंड जोत जलाएं और अपनी बीवी को सुबह शाम पूजा करवाएं। घर का माहौल जितना शुभ रख सकते हैं रखें। मैं रात को 12 बजे अपनी साधना स्टार्ट करूँगा। आप तब तक सारा सामान और एक कमरा धुलवा के साफ़ करवा दीजिए। रात के 12 बज चुके थे। इतनी देर में सोनिया को 6 बार डरावने विज़न आ चुके थे। वो विज़न मैं भी देख रहा था। किसी आम इंसान के लिए अपने आसपास ऐसी शक्तियाँ महसूस करना बहुत मुश्किल है। 12 बजे मेरी साधना शुरू होते ही मैंने सिंदूर से एक देवीय चित्र बनाया जिसमें मैंने काली यंत्र रखा और जाप शुरू किया। तकरीबन 3 घंटे बाद सोनिया को मेरे सामने बिठाया गया। सोनिया अभी भी बेहोशी में थी। मैं कहता हूँ, तुम्हारे ऊपर कालिया मसान हुआ है सोनिया, और इसे किए हुए 17 दिन हो गए हैं। मुझे ये बताओ, तुम 17 दिन पहले कहाँ कहाँ गई थी? और मैंने सबको पहले ही समझा दिया था कि सोनिया के अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं कहता हूँ, बताओ। तो सोनिया मुझे बताती है, मुझे नींद नहीं याद, मुझे कुछ दिन याद नहीं, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ, सोनिया इस काले मसान की वजह से तुम्हारा मानसिक संतुलन और याददाश्त धीरे धीरे खो रही है। तुम धीरे धीरे खुद को भी भूल रही हो, पर तुमको अपनी मदद करनी होगी। मुझे बताओ, तुम 17 दिन पहले कहाँ गई थी? सोनिया कहती है, मैं कहीं नहीं गई थी। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मुझे मम्मी जी ने बाहर ही नहीं जाने दिया। तो मैं कहता हूँ, याद करने की कोशिश करो सोनिया, ये तुम्हारे लिए ही सही होगा। अपने दिमाग पर जोर दो और याद करो। सोनिया कहती है, हाँ 17 दिन पहले मैं रात को छत में गई थी और मुझे वहाँ पड़ोस की कोमल मिली थी। वो भी प्रेग्नेंट है और अपने मायके आई हुई है। मैं कहता हूँ, क्या तुमने वहाँ कोई गलत चीज़ महसूस करी थी? सोनिया कहती है, नहीं। तो मैं कहता हूँ सोनिया से, क्या तुमने वहाँ पर कुछ खाया था? सोनिया कहती है, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। क्या तुमने आसमान में कुछ गलत देखा था? सोनिया कहती है, नहीं। थोड़ी देर बाद सोनिया बोली, नीचे उतरते हुए बस मैंने अपने आसपास किसी को महसूस किया था, किसी औरत को। वो मेरे पीछे चल रही थी और मैं भाग के घर के मंदिर में चली गई और सो गई। अंकित कहता है, हाँ याद आया, उस रात जब देर तक सोनिया कमरे में नहीं आई तो मैंने छत में चेक किया पर वो वहाँ नहीं थी। ढूंढने पर ये मुझे मंदिर में मिली और मैं इसे कमरे में ले आया। सोनिया कहती है, उस दिन से वो औरत मुझे इस घर में दिखाई देती है। वो कुछ कहती नहीं, उसका कोई शरीर नहीं, बस एक काली परछाई है और उसके उड़ते हुए बाल हैं। मैंने अंकित को भी बताया था लेकिन अंकित ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इतना बताकर सोनिया बेहोश हो गई। मैं कहता हूँ, हम सबको घर में एक अनुष्ठान करना होगा जिसने ये कालिया मसान किया है उसका पता चल सके और वो इसको अपने ऊपर ले सके। कल शनिवार है और आप सब सुबह काली मंदिर जाएं। शाम को हम ये अनुष्ठान करेंगे। इसमें मेरे भाई साहब भी होंगे और आप ये सब सामान मंगा लीजिए, मैंने लिस्ट देते हुए कहा और वहाँ से सुबह 4 बजे अपने घर आ गया। घर आकर मैंने भाई साहब को सारी बात बताई तो भाई साहब कहते हैं, ये मसान सोनिया पर हुआ है। हो सकता है उस दिन छत पर सोनिया और कोमल दोनों ही थे। ये मसान कोमल पर किया गया हो या छोड़ा गया हो और गलती से ये सोनिया पर आ गया हो। मैंने उसी वक्त अंकित को कॉल की और उसे सारी बात बताकर उनके पड़ोसी के बारे में जाना। अंकित कहता है, सर ये लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही मिलनसार हैं, लेकिन जब से इनकी लड़की की शादी हुई है वो अपने ससुराल में बहुत दुखी है, इसलिए इस हालात में भी वो यहाँ पर आ गई क्योंकि वो लोग उसे बहुत दुखी करते हैं। मैंने अंकित को समझाया कि कल आप लोगों को लेकर भी मंदिर जाएं और शाम को अनुष्ठान में शामिल करने के लिए राज़ी करें
और फ़ोन रख दिया। भाई साहब और मैं एक ही बिस्तर पर सोने लेट गए। भाई साहब कहते हैं, मैंने एक बात और जानी है। जब मैं शाम को साधना करने बैठा तो मुझे पता चला कि कल शाम मैं कच्चा कलवा हमसे आने वाले खतरे के बारे में हमें बताने के लिए घर आया था। मैं कहता हूँ, लेकिन भाई साहब उसे कैसे पता हमारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है? तो भाई साहब कहते हैं, अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे साधना करनी पड़ेगी। लेकिन कल हम सोनिया के घर जाकर अनुष्ठान करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये काली मसान कोमल पर हुआ है या फिर सोनिया पर। भाई साहब और मैं सो गए। अगले दिन सुबह उठकर मैं ऑफिस गया और ऑफिस से 3 बजे घर आ गया। भाई साहब आज ऑफिस नहीं गए थे और वो घर पर ही शाम के लिए सारी तैयारियां कर रहे थे। मैंने फ़ोन करके अंकित को कह दिया था कि सब गंगा जल से नहा लें और सब लाल कपड़े पहने। मैं और भाई साहब 5 बजे उनके घर के लिए निकल गए क्योंकि 7 बजे से अनुष्ठान शुरू होना था। घर जाके हमने सारी तैयारियां कर ली और सोनिया को भी गंगा जल से नहलाया और उसे नए कपड़े पहनाए गए जो कपड़े पहले ना पहने गए हों। कोमल का परिवार भी वहीं पर मौजूद था। भाई साहब और मैंने तैयारी पूरी करके एक सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना और सोनिया के कमरे में आसन लगाकर बैठ गए। सोनिया बेड में लेट रखी थी। वो होश में थी और हमें देख रही थी। अभी तक उसे कोई विज़न नहीं आ रहा था। शायद वो शक्ति अभी उससे दूर थी। उसके पूजा करने और गंगा जल के नहाने की वजह से हमने अनुष्ठान शुरू कर दिया। 7 से 10 बज गए। अभी तक हमें कोई भी फल हासिल नहीं हुई थी। तभी वहाँ पर हमने जो फूल मंगा रखे थे उन्हें तोड़कर एक थाली में रखा। 10:30 के करीब सोनिया को कुछ विजन दिखने शुरू हुए हैं। अभी ये सब मैं और भाई साहब भी देख रहे थे, लेकिन हम दोनों ने अपनी आंखें नहीं खोली और देखा कि सोनिया के साथ क्या होता है। सोनिया अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई और बहुत तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगी। काली मसान की शक्ति उसके करीब आ रही थी, उसे डराने। काली मसान की शक्ति में वो अपनी ही आप को ही देख रही थी, अपनी ही अक्स देख रही थी। मैं कहता हूँ, सोनिया इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हें कमज़ोर करने आई है। तुम अपने मन को ताकतवर रखो और अपने इष्ट देव के बारे में सोचो। काली माता का नाम लो। सोनिया ने काली माँ का नाम लेना शुरू कर दिया। उसी का स्वरूप जो उसे देख रहा था उससे दूर खड़ा रहा, लेकिन मेरे बोलने की वजह से सोनिया शांत रही और अपने ऊपर सबको हावी नहीं होने दिया। इतने में भाई सामने पूरे कमरे में एक सिंदूर का चक्र बना दिया था। अब ये शक्ति कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। भाई साहब कहते हैं, हमें पता है तुम काली मसान क्रिया से आई हो और तुम सोनिया को मारने आई हो। हमें बताओ किसने किया है ये? लेकिन वो शक्ति हमें कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। भाई साहब कहते हैं, अगर तुम नहीं बताओगी तो हमें इस कमरे में देवी माँ का यंत्र को चारों तरफ लगाना पड़ेगा, जिससे तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए हमें बता दो। तभी वहाँ रखे हुए फूल चारों तरफ फैल गए और एक नाम लिखा हुआ आया, वैभव। भाई साहब कहते हैं, सोनिया क्या तुम किसी वैभव को जानती हो? सोनिया कहती है, नहीं। मैंने बाहर अंकित के पास गया और पूछा, क्या तुम किसी वैभव नाम के इंसान को जानते हो? अंकित कहता है, हाँ सर, कोमल के पति का नाम वैभव है। तो मैं कहता हूँ, हमें ये बात सब घर वालों को बतानी होगी। तुम एक काम करो, सारे घर वालों को बताओ। मैं कमरे में जाकर सोनिया के लिए पूजा करता हूँ। ये बात जानकर कोमल का परिवार सारी कहानी समझ गया। थोड़ी देर बाद मैं बाहर आया और स्थिति संभाली क्योंकि सब बहुत रो रहे थे। मैं कहता हूँ, कोमल अपने पति को यहाँ पर बुला सकती हो? कोमल कहता है, सर वो नहीं आएंगे। तो मैं उससे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों? वो कहती है, सर वो हमारी शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें दहेज चाहिए था और हमने ज़्यादा दहेज नहीं दिया। मैं कहता हूँ, आज के टाइम पर भी इतने गिरे हुए लोग हैं जो दहेज के लिए किसी लड़की को मारने का सोचते हैं। कोमल की मम्मी सब सुन के रोने लगी। मैंने कोमल की माता जी से कहा, राधा जी आप किसी भी तरह वैभव को यहाँ बुलाइए। राधा जी ने वैभव को कोमल की तबीयत की झूठी खबर दी और उसी वक्त बुलाया। वैभव करीब 1 बजे आ गया। मैंने पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? वैभव कहता है, मैंने क्या किया? और कोमल तुम्हारी मम्मी ने तो मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, पर यह क्या हो रहा है?
कोमल रोते हुए बोली, कितना गिरोगे वैभव? तुमने मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर काला जादू किया। तो मैंने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तभी वैभव नाम का आदमी कहता है, ये क्या बकवास है, मैंने कुछ नहीं किया। कोमल कहती है, झूठ मत बोलो, तुमने एक बार भी अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। वैभव कहता है, मैं अपने माँ बाप की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने ज़रूर दहेज के लिए तुम्हें परेशान किया, लेकिन मैंने तुम्हें मारने के लिए कोई भी काला जादू नहीं किया। और ये सब मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? कोमल कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। वैभव कहता है, मैं जो करता हूँ सबके सामने करता हूँ, मुझे काला जादू करने की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे तुम्हें छोड़ना है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं। राधा जी उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अंकित और मैंने उसे रोक दिया। भाई साहब कहते हैं, सब शांत हो जाओ। अंदर सोनिया की हालत ख़राब हो रही है। सब रूम में आ गए। लेडीज़ और अंकित ने सोनिया को संभाला। मैंने एक नींबू उसके ऊपर से 3 बार घुमा के मंदिर में रखा, तब सोनिया शांति से सो पाई। सोनिया की सास कहती है, अब हम करें तो करें क्या? राधा जी कहती हैं, इस वैभव से पूछिए। वैभव कहता है, यार आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं कोमल को मारूंगा तो शादी के इतने साल बाद क्यों? भाई साहब कहते हैं, वैभव सही कह रहा है, ये इस वैभव का काम नहीं है, ये किसी और ही वैभव का काम है और मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है। आप सोनिया के घर वालों को यहाँ बुला लीजिए। सुबह तक सोनिया के भाई भाभी यहाँ अंकित के घर आ गए। अंकित कहता है, ये देव है और ये शिवानी भाभी है। मैं कहता हूँ, नमस्ते देव जी, क्या किसी वैभव को जानते हैं? देव कहते हैं, नहीं, हम किसी वैभव को नहीं जानते हैं। मैं बोलता हूँ, आपको पता तो है ना कि सोनिया की जान खतरे में है। क्या कभी कोई सोनिया का शादी से पहले? और फिर इतना कह के मैं रुक गया। देव कहता है, हाँ, हमें अंकित ने सब बताया। सोनिया शादी से पहले किसी को पसंद नहीं करती थी, और करती भी होगी तो उसने हमें नहीं बताया था। शिवानी, तुम्हें कुछ बताया? शिवानी कहती है कि नहीं। अब भाई साहब और मेरे लिए ये बात बहुत ही परेशान करने वाली थी कि ये वो कौन है जो सोनिया पर ये काला जादू उसे मारने के लिए कर रहा है। भाई साहब कहते हैं, राघव, जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। मैं कहता हूँ, हाँ भाई साहब, सोनिया की जान खतरे में है, हमें जल्दी से जल्दी कुछ तो करना है। सोनिया से ही पूछना होगा कि ये कौन है। भाई साहब कहते हैं, लेकिन सोनिया तो बता ही नहीं रही है। भाई साहब और मैं दोपहर 12 बजे तक घर आ गए और सोने लेट गए। करीब 2 बजे हमारी डोर बेल बजी और भाई साहब गेट खोलने गए। मैं नहीं उठा, मुझे बाहर से कुछ आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन मैंने उठकर जाना सही नहीं समझा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। ऊपर से रात भर की नींद थी। भाई साहब मुझे बुलाने भी नहीं आए और अब बहुत देर हो गई थी। भाई साहब को बात करते करते मैं नींद की हालत में ही बाहर गया तो देखा सामने राधा जी बैठी हुई है। मैं कहता हूँ, नमस्ते राधा जी, बताइए क्या बात है, आप क्यों इतनी परेशान लग रही हैं? राधा जी कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये काम मेरे दामाद कर सकता है। लेकिन भाई साहब कहते हैं, ये किसी और वैभव को भी जानती है। मैं कहता हूँ, क्या? तो आपने ये बात वहाँ बताई क्यों नहीं? राधा जी कहती हैं, क्योंकि मैं हमारे और पड़ोसियों के बीच में मन मुटाव नहीं रखना चाहती थी। कृपया आप भी उन्हें नहीं बताएं कि ये बात मैंने आपको बताई है। भाई साहब कहते हैं, ठीक है, हम आपका नाम नहीं लेंगे, बताइए कौन है वैभव? तो राधा जी कहती हैं, दरअसल अंकित और मेरे पति एक ही कंपनी में काम करते हैं और मेरे पति अंकित को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अंकित के बेस्ट फ्रेंड का नाम भी वैभव है। मैं कहता हूँ, लेकिन अंकित ने हमें ये बात नहीं बताई। राधा जी कहती हैं, अब ये बात आप सोचिए कि आपको क्यों नहीं बताई। मैं भी ये सोचकर आपके घर आई। मैं कहता हूँ, ठीक है, हम इस बात को किसी को नहीं बताएंगे कि ये बात आपने हमें बताई है, और आप भी इस बात का जिक्र मत कीजिएगा तब तक हम ना कहें, बाकी हम सब देख लेंगे। मैंने भाई साहब की तरफ देखकर बोला। राधा जी के जाने के बाद भाई साहब कहते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ, भाई साहब मैं सब समझ गया हूँ। तो भाई साहब कहते हैं, मुझे भी बताओ तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैं कहता हूँ, हम आज शाम को ही अंकित के घर जाएंगे और मैं किसी तरह वैभव को भी वहाँ बुलाता हूँ। मैं और भाई साहब चाय पीकर थोड़ी देर आराम करने लगे और शाम को अंकित को फ़ोन करके कह दिया
कि हम आपके घर आने वाले हैं। शाम को 6 बजे करीब मैं और भाई साहब अंकित के घर पहुंच गए और सबको इकट्ठा किया। सोनिया भी बिल्कुल ठीक हालत में थी। मैं कहता हूँ, क्या सोनिया, तुम जानती हो तुम पर कालिया मसान किसने किया है? सोनिया कहती है, नहीं। तभी अंकित कहता है, इस वैभव ने किया है। अंकित, उन्होंने अपने घर वालों की कसम खाई है, तुम ऐसे इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कोमल कहती है, तो क्या वो फूलों से नाम अपने आप ही लिखा हुआ आ गया? अंकित, तुम्हें कैसे पता कि अंदर फूलों से नाम लिखा हुआ आया था? तो अंकित कहता है, आपने ही बताया था। तो मैं कहता हूँ, झूठ मत बोलो अंकित, मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं बताया। अंकित कहता है, तो आपके भाई साहब ने बताया होगा। भाई साहब कहते हैं, मैंने तुमसे कोई बात ही नहीं की तो मैं तुम्हें कब बताऊँगा? अंकित कहते हैं, हाँ याद आया, ये बात मुझे रात को सोनिया ने बताई थी। तो मैं कहता हूँ, सोनिया, क्या तुमने ये बात अंकित को बताई थी? सोनिया कहती है कि मुझे याद नहीं। तो अंकित कहता है, ये बात मुझे सोनिया ने ही बताई थी। तो मैं कहता हूँ, ठीक है अंकित, तुम सही कह रही हो, शायद सोनिया ने ही बताई होगी। चलिए हम सब बैठकर बात करते हैं। अंकित कहता है, लेकिन आप लोग यहाँ आए हो तो क्यों? भाई साहब कहते हैं, अभी पता चल जाएगा, आप बैठें तो सही। तभी वहाँ पर अंकित के दोस्त वैभव की एंट्री हुई। अंकित भागता हुआ अपने दोस्त के पास गया और धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकित का दोस्त वैभव कहता है, बड़े वियर्ड हो यार, तुमने ही तो मुझको यहाँ पर बुलाया है कि घर वालों को बताना है। अंकित कहता है, पागल हो गए, मैंने तुम्हें कब बुलाया? मैं कहता हूँ, वैभव, तुमको मैंने बुलाया है यहाँ पर। अंकित कहता है, लेकिन आप मेरे दोस्त को ऐसे कैसे बुला सकते हो? मैं कहता हूँ, क्यों नहीं बुला सकता? तुम्हारी बीवी की जान खतरे में है और तुम्हारा दोस्त ने एक बार भी तुमसे आकर खबर नहीं ली। अंकित कहता है, ये हमारे घर का आपसी मामला है, इसमें कोई बाहर वाला नहीं आएगा। मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं और भाई साहब भी चले जाते हैं, हम भी तो बाहर वाले हैं अंकित जी। अंकित कहता है, ठीक है आप जाइए, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। अंकित की माँ रोने लगी, हाथ जोड़ने लगी, आप इसका बुरा नहीं माने, ये पागल, प्लीज़ उस बच्चे का सोचिए। मैं कहता हूँ, माँ जी ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप रोइए मत। भाई साहब अंकित से, हाँ तुम्हें मदद चाहिए भी, क्यों? मेरे भी समझ में आ गया कि राघव क्या सोच रहा है। मैं कहता हूँ, हाँ भाई साहब, ये सच है जो आप समझ रहे हैं, सोनिया पर कालिया मसान इस वैभव ने ही किया है। तो अंकित कहता है, ये ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ और ये जो भी करता है मुझे बताकर करता है। वो तो हमें भी पता है कि कालिया मसान तुमने ही करवाया है। अंकित का भाई कहता है, क्या? मैं कहता हूँ, हाँ, सुना आपने, ये सब वैभव ने किया है, लेकिन क्यों किया अभी यही वैभव बताएगा। वैभव कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई साहब कहते हैं, ठीक है, अगर तुमने यही नहीं किया तो मैं ये क्रिया करके मसान तुम पर ही वापस भेज सकता हूँ। वैभव कहता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। भाई साहब कहते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तुम बताओगे तुमने ऐसा क्यों किया? वैभव कहते हैं, क्योंकि मैं और अंकित एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर वहाँ खड़े हुए सब लोग स्तब्ध हो गए और सबके मुंह से एक ही शब्द निकला कि ये क्या कह रहा है? मैं कहता हूँ, तो सोनिया प्रेग्नेंट कैसे है? अंकित कहता है, वैभव मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई कमी नहीं है कि मैं सोनिया को एक बच्चा ना दे पाऊँ, लेकिन अब मैं वैभव से प्यार करता हूँ। ये बात मुझे सोनिया से शादी के बाद पता चली और समाज में मुझे और वैभव को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारे घर वाले भी नहीं। तो मैं कहता हूँ, सब करेंगे, लेकिन किसी की जान लेने के बाद तुम खुद एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करोगे। थोड़ी देर की शांति के बाद अंकित कहता है, एक बार ऑफिस में पार्टी के दौरान मैंने ज़्यादा दारू पी ली थी और मैं और वैभव बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए, जो हमारे लिए सही नहीं था, क्योंकि मैं शादीशुदा था और हम दोनों मर्द। मेरे घर वाले ये सब चीज़ें नहीं मानते। घर आकर शराब के नशे में ये बातें सोनिया के सामने निकल गई। तब तक सोनिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अंकित की माँ कहती है, बेटा तू घर में जिक्र तो करता, हम कुछ तो हल करते, बेचारी इस लड़की को मारना चाहा तूने। तो मैं कहता हूँ, तुमने ये काला जादू कहाँ सीखा? अंकित कहते हैं, वैभव असम के मयोंग ज़िले से बिलोंग करता है, इसलिए वो काले मसान के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। मैं और वैभव धीरे धीरे प्यार में बढ़ गए और सोनिया से मैं दूर होता गया।
सोनिया का जब चौथा महीना ख़त्म हुआ तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि वो घर में सबको सच बता देगी। मैंने उससे बदला लेने के लिए वैभव को कुछ प्लान बनाने के लिए कहा। इसके मानने के बाद मैं कभी शादी नहीं करता और वैभव के साथ कहीं बाहर रहकर जॉब करता। और वैभव ने काला जादू करके सोनिया के ऊपर ये कालिया मसान करवाया। भाई साहब कहते हैं मतलब ये जादू किसी और ने किया है? तो अंकित कहता है हाँ, ये हमने वैभव के किसी जानने वाले तांत्रिक से करवाया है। तो भाई साहब कहता है वैभव तुम इससे प्यार करते हो और अंकित तुमसे हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही समाज को। ये तुम्हारा आपसी मामला है, लेकिन किसी की जान लेना, किसी ऐसे इंसान की जान लेना जो अब तक दुनिया में नहीं आया, तुमको कोई हक नहीं है। इस अंकित ने तो एक बार भी नहीं सोचा अपने बीवी बच्चों के बारे में। कम से कम तुम तो सोचते। क्या तुम उस छोटे बच्चे को मारकर खुश रह पाओगे? क्या तुम्हें तुम्हारा मन रहने देगा खुश अंकित के साथ? और अगर रहने भी दिया तो क्या कभी तुम वो ज़िंदगी जी पाओगे कि एक बच्चे की जान लेकर जो तुम अभी जी सकते हो? मैं कहता हूँ तुम अभी 12 बजने से पहले शमशान जाओ और उस क्रिया को उल्टा करो। जैसे तुमने ये शक्ति सोनिया पर छोड़ी है, वही शक्ति अब तुम्हें अपने ऊपर लेनी होगी। इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम शक्ति से उससे माफ़ी मांगोगे तो तुम बच सकते हो। तुम अभी के अभी शमशान जाओ। इस तरीके से वैभव शमशान जाता है और उस क्रिया को उल्टा कर देता है और इस प्रकार सबकी जान बच जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।